अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज हम 2 महीने के बाद एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ्स के बाद मैं ये लेक्चर लाने जा रहा हूँ। तो मुझे और भी किसी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिनके लिए पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने आप सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। ये लेक्चर्स आपके सिर्फ एसएसआर की या जेकेपीएससी या मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं है, ये उन लड़कों के लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी है जो जिनके ये सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, यानी जिनके ये सब्जेक्ट्स हैं उनके ग्रेजुएशन में या +2 में। अगर आज से ही ये पढ़ेंगे वो, तो उनकी बेस आगे बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, ताकि जिस टाइम वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें उनको ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरी जितने भी लेक्चर्स हैं ये एकेडमिक साइड्स के लिए भी हैं और उनके लिए भी है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर दैट इज स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हम ट्रांसपोर्टेशन के हर एक मोड को पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा रोडवेज ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा एयरवेज ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा इसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। आज हम और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। क्या है वाटर ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि मैं बहुत सारे और स्टेट्स के ये जितने भी पेपर्स में देख चुका हूँ या जितना भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछा जा चुका है, मैं उसी पर ज़्यादा पर यहाँ पर फोकस करूँगा। चाहे ये PDF एटलीस्ट 33 पेजेस की है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे एटलीस्ट 20 या 25 मिनट्स में। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वॉइस आपके कान में जाएगी आपको ज़्यादा वो याद रहेगा। उसके बाद जब आपको PDF चाहिए होगी आप मुझे बताएंगे, आप ये PDF पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितना मैं ये बता रहा हूँ आपको मेरी वॉइस के ज़रिए आपके कानों तक पहुँच रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसी में से हर बार हर स्टेट हर लेवल का एग्ज़ाम, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में ज़्यादातर मार्क्स आपके ज़्यादातर अगर पूछा जाता है कोई, तो वो ज़्यादातर पूछा जाता है रोडवेज से और एयरवेज, उसके बाद वाटरवेज से। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर हायर लेवल का एग्जामिनेशन हो तो उसमें पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जैसे IAS में उसमें ज़्यादा उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस क्यों उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है वो यहाँ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और साथ में और एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट्स में मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्पीड क्या है। अगर आपको समझ कहीं नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता जाऊंगा आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जब तक आप एग्ज़ाम देते जा रहे हैं या जो भी लड़के पढ़ते जा रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एयर का हो गया है जो एयर में ट्रांसपोर्ट होता है, रोड का होता है जो रोड्स के जरिए होता है, पाइपलाइन का होता है जो पाइपलाइंस के जरिए होता है। नाउ आवर फोर्थ इज टुडे, दैट इज़ आवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यानी वाटर्स के जरिए होता है। अब आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा वाटर्स यानी ये समंदर की बात हो रही है। हाँ, डेफिनेटली बात समंदर की भी हो रही है, लेकिन बात ये भी हो रही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैनाल सिस्टम्स भी हैं, बड़े रिवर्स भी है जिनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि हम कश्मीर का पढ़ेंगे अलग में, उसमें हमने सुना है, पढ़ा भी है कि जहलम जो है इसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन पहले बहुत हुआ वो किया जाता था। अब भी उसमें बहुत सारे उन्होंने गवर्नमेंट ने एक कहते हैं टूरिज़्म के पर्पज़ से वो नाव, वो ऐसी बसें डाल दी ना उसमें अट्रैक्शन के लिए, और वो जो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए वो बसें वैसे वो भी चलती, उसको भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी। अब ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? दैट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पैसेंजर्स, एवरीथिंग थ्रू द वाटर्स के ज़रिए, चाहे वो वाटर कौन से हो, समंदर के रास्ते हो, सी रूट्स हो, या हमारे कोस्टल लैंड्स हो, कोस्टल आइलैंड्स हो, यानी जहाँ हमारे समंदर के नज़दीक जो एरिया है उनके ज़रिए, या हमारी जितनी रिवर्स हो उनके ज़रिए भी होती है ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। 3 तरीके से होती है, यानी अगर 3 तरीकों को आप याद नहीं रह पा रहे हो, आप 2 तरीके से याद पर रख सकते हो। एक जो रिवर्स के ज़रिए होती है हमारी, उसको इनलैंड बोलते हैं, और इस इनलैंड में होती हैं हमारे पास 2, एक जो समंदर के रास्ते हमारे कंट्री के ही होते हैं, यानी केरला से कुछ भेजना हो कोलकाता, वो हमारे समंदर के किनारे किनारे घूमेगा, कोस्टल आइलैंड्स के करीब,
कोस्टल जो हमारी बॉर्डर्स है उसके इर्द गिर्द घूम के घूमते फिर जाएगा वहाँ से वेस्ट बंगाल, है ना। ये भी इनलैंड हुआ, ये भी इनलैंड में आएगा। इनलैंड में अंदर हमारे पास रिवर्स का भी आएगा, यानी अगर हमारे पास किसी बड़े रिवर से इलाहाबाद से कुछ भेजना है आपको, हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। यहाँ कोलकाता भेजना है, ये एक रिवर के ज़रिए होता है, गंगा रिवर के ज़रिए, ये भी इनलैंड हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास ओशियनिक। ओशियनिक हो गया कि इंडिया से कुछ पाकिस्तान भेजना है, इंडिया से कुछ यूएसए भेजना है, इंडिया से कुछ बांग्लादेश भेजना है, उसको बोलते हैं। यानी अब ये दो कैटेगरीज में है, किस में, एक हो गया नेशनल, नेशनल या जो इंडिया में, और एक हो गया इंटरनेशनल, जैसे हमारे पास एयरवेज होते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं उनको। अब मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, मेन पर्पस है हमारे पास कि हमने ट्रांसपोर्ट करना है, क्या करना है, गुड्स, सर्विस, पैसेंजर्स, ईच एंड एवरीथिंग थ्रू द वाटर, यानी ट्रांसपोर्टेशन मोड करना है हमें, वाटर को एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू यूज़ करना है हमने। ठीक है जी, इसमें हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास एक चीपेस्ट मोड है। क्या, क्यों चीपेस्ट मोड है और बेनिफिशियल भी है, आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे दूंगा। देखो हमारे पास जो रोड है, रोडवेज, उसके लिए रोड्स बनाने पड़े, पाइपलाइंस के लिए हमारे पास ज़मीन में पाइपलाइंस बिछानी पड़ती है, और उसमें सिर्फ गैस, क्रूड, पेट्रोलियम वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट, पीपल, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने एयरवेज पढ़ा, उसमें भी रोड नहीं बनाने पड़ते हैं, वो एयर के जरिए होता है। लेकिन अब हम वाटर पढ़ते हैं, वाटर में भी हमारे पास एक रूट नहीं बनाना पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। हाँ, थोड़ी सी नेविगेशन वेविगेशन करनी पड़ती है, वो तो अलग बात है, उसमें सेंटर्स लगे रहते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट देखना है, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे हमारे पास रोडवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत लगता है। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास और एक चीज़ होती है हमारे पास, देखो मैंने आपको एयरवेज में बताया था कि वहाँ पर हम क्या जल्दी जल्दी क्विक, यहाँ से अमेरिका कुछ भेजना है वो हम क्विक भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ से अमेरिका हम भेज सकते हैं, क्या भेजूँगा मैं, हल्की चीज़ें, है ना, जो एरोप्लेन में आ सकती है। भारी, मान लो कि मुझे यहाँ से मतलब बड़ी 200 बड़ी गाड़ियाँ भेजनी है, I-20 गाड़ियाँ मैंने बनाई है, और मैंने वो I-20 200 गाड़ियाँ कहाँ भेजनी है, वो मुझे यहाँ से यूएसए भेजनी है। क्या मैं वो प्लेन के ज़रिए भेज सकता हूँ? आप कहोगे सीधे, सर नो वी कैन नॉट सेंड थ्रू द प्लेन। क्यों? प्लेन के ज़रिए 5 या 6 गाड़ियाँ हम भेज सकते हैं। अगर वैसे ही सिस्टम करना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे, और वो कॉस्टली भी होता है। तो वो गाड़ी अगर 3 लाख, फॉर एग्जांपल 10 लाख की है, वो वहाँ तक 20 लाख की पहुँच जाएगी, है ना। वो इस मामले में, इस चीज़ के लिए हमने क्या रूल, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड हमने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने से डिस्कवर किया हमारे, उन्होंने किया वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने एक बड़ा सा शिप बनाया, उसमें 200, 300, 400 गाड़ियाँ एक साथ चली जाती है, और उसमें कास्ट भी कम लग जाता है। और दूसरी बात, ये फ्यूल एफिशिएंट है, यानी ये पोल्यूशन भी नहीं करता है, ये पोल्यूशन फ्री है ना। समंदरों के बीच में से प्लेन चला जाता है, पहले पहले स्टीम इंजन होते थे, अब उतना नहीं है, लेकिन पोल्यूशन का भी उतना डर नहीं रहता है। हैवी लोड्स जाता है इसके ज़रिए, है कि नहीं। जितना भारी सामान हमारे पास आता है बाहर से, बड़ी बड़ी मशीनरीज आती है, वो किसके ज़रिए आती है, वो शिप्स के ज़रिए आती है। वो ये शिप्स कहाँ आती हैं, इनके लिए हमारे पास पोर्ट्स बने हैं, जैसे एयरपोर्ट्स बने हैं, बस स्टैंड्स बने हैं। इसी तरह हमारे पास क्या बने हैं, इसी तरह हमारे पास पोर्ट्स बने हैं, जहाँ पर हम लोड और अनलोड करते हैं, क्या, बाहर जाने वाले सामान को और बाहर से आने वाले सामान को क्या करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। यानी एक वो स्टेशन रहता है जहाँ पर हमारे पास शिप्स खड़े रहते हैं। अब देखो और एक चीज़ भी हमारे पास, मैं थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ, यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा, यहाँ से बोलना शुरू कर दूँगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया सामान को कैरी करने के लिए। अब लोग जाते हैं बड़े बड़े शिप्स में, जाते हैं क्रूज़ में, जाते हैं। अरे बहुत बड़ी टाइटेनिक आपने देखा होगा ना, कितना बड़ा था वो, हज़ारों लोग थे उसमें, कितनी मारे गए उसमें जब उसमें वो हुआ था। वो उस नेगेटिव फैक्टर की तरफ आप मत जाओ। मैं कहता हूँ कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी की, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी। और नेचुरल इवेंट कभी होता है, वो कभी बस में भी एक्सीडेंट होता है रोड में, वो कभी प्लेन में भी हो सकता है, वो पाइपलाइन कभी फट भी सकती है, उसमें भी कुछ हो सकता है ना। वो कभी शिप का भी कुछ टाइटेनिक की जैसा कोई इंसिडेंट हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटीज़, या ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और भी हमारे पास जितनी छोटी मोटी चीज़ें, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की होती है। एक होता है यच, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन असली अच्छी तरह नहीं आ रही है, आपको जो आती होगी आप उसी वही समझ लेना, YACHTH।
ये क्या हो, वो बड़ी नाव जैसी होती है ना, उसमें बड़ा ऊपर तक एक कपड़ा जैसा लगा होता है, वो उस विंड की वजह से उसको मूवमेंट इधर इधर करती है। भले ही वो 5 6 7 10 20 लोगों को उठाती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो करती है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, मोटर बोट जो हमारी डल लेक में चलती है या हर जगह समंदरों में चलती है, 10 10 20 20 लोगों को उठाती है और उनको घुमाती है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। सब मैरीन्स होते हैं जो नीचे समंदर के नीचे से चलती है, ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, नेवीज़ जो होती है ना, जो हमारी नेवी है या डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवी है उनमें होते हैं, ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन करती है, समंदर के नीचे से घूमती है। ओ, है ना, उसमें अंदर बंदे होते हैं, मशीनरी होती है उसके अंदर डिफेंस के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, है कि नहीं। वो ये क्या करती है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। शिप होता है ये, जैसे बड़ा शिप ने दिखाया, लाइव बोट, ये जो लाल कलर का मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये लाइव बोट है ना। इसमें आप 2 4 बंदे इधर उधर समंदर में हो तो मरेंगे नहीं, उससे बच सकते हैं ना, इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। या अगर इवन इफ़ यू हैव गॉन समवेयर, पहलगाम, ऋषिकेश इन हरिद्वार, इस बोट में क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक वो बंदे आते हैं, भले ही वो उसमें एन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट उनको करता है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, कार्गो शिप, ये सामान कैरी करता है। ये क्रूज़ होता है जो लोगों को करता है यहाँ से। पहले पहले ज़माने में जब ये हमारे पास प्लेन्स नहीं थे, तब क्या चलते थे, शिप चलते थे, अंग्रेज़ इन शिप्स के ज़रिए ही आते आए थे यहाँ, और ट्रांसपोर्टेशन इसी के ज़रिए करते थे, है कि नहीं। और लोग भी इन्हीं शिप्स के ज़रिए जाते थे, कहाँ, यहाँ से लंदन, लंदन से यहाँ। जेट स्की, ये एक मोटरसाइकिल है जो पानी में चलती है, लोग इस पर एंजॉय करते हैं ना, समंदर के किनारे या बड़े बड़े झील्स होते हैं उनमें होते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक बोट होता है, सिंपल बोट, जिसे हम कश्मीरी में नाव बोलते हैं, वो भी होती है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैं ये 2 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये हमारे पास सबसे पहली ऊपर वाली तस्वीर क्या है, ये हमारे पास एक क्रूज़ की है। दिखने से ही लगता है इसमें तकरीबन तकरीबन 5 6 हज़ार लोग इसमें क्या करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। ठीक है जी, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लोगों को। ये एक वाटर एडवेंचर या टूरिज़्म के पर्पज़ से यूज़ होता है। अमेरिका से चला एक बड़ा सा शिप, इसको जाना है जापान, कितने कंट्रीज ये रास्ते में रुकेंगे देखेंगे, है ना, और इसमें हज़ारों लोग आते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरह ये कार्गो शिप, ये बड़ा बड़ा एक एक कंटेनर आपने देखा होगा ना, ये कंटेनर हमारे कश्मीर में छोटे कंटेनर ही आते हैं, लेकिन बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े ट्रॉली होते हैं ना, मतलब जिनके 20 20 या 16 16 14 14 वो व्हील्स होते हैं ना, उनके जितना एक एक बड़ा एक एक ट्रक है, ये एक एक ट्रक है। अब देखो इसने कितने उठाए, हज़ारों उठाए इसने, यानी ये 1 हज़ार ट्रकों को एक साथ उठा सकता है, यानी ये हैवी ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, हैवी बाय वॉल्यूम एंड बाय साइज टू। ठीक है जी, उसके बाद ये क्रूज़ की मैंने दोबारा एक डाली। क्रूज़ में देखो कितनी फैसिलिटी है, यहाँ हेलीकॉप्टर, हेलीपैड भी बना हुआ है, यानी हेलीकॉप्टर भी उठ सकता है। इसका मतलब ये शिप कितना, ये क्रूज़ कितना बड़ा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपने देखा होगा किसी बंदे ने, मुंबई में जाओ, कोचीन में जाओ, वहाँ पर होते हैं किनारे पर, तो आप देख सकते हैं। यहाँ दोज पीपल हु हैव गॉन आउटसाइड, कतर में मैंने देखा था, तो यहाँ सऊदी में देखो, या कुवैत में देखो, या दुबई में देखो, है ना, बड़े बड़े शिप्स होते हैं ये हज़ारों लोगों को एक साथ उठाती है। और उसके अलावा सामान कितना, इनके अंदर होटल्स भी होते हैं, रूम्स भी होते हैं, प्लेग्राउंड्स भी होते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ है ये। ठीक है जी, ये हमारे पास, ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है, किस लिए होता है कि नहीं। अब पर्पज़ लोगों के लिए, कोई घूमने के लिए जाता है उस शिप में, कोई किसी काम के लिए जाता है, कोई किसी और चीज़ के लिए जाता है। ठीक है जी, तो आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से, जैसे एयरपोर्ट्स हमारे मेंटेन करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एविएशन, सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। इसी तरह हमारे पास जो और रोडवेज़ हैं, उससे रोडवेज़ मिनिस्ट्री क्या करती है, उसके अंडर आता है, उसे मेंटेन कर लेती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी एक अथॉरिटी है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये लाल से मैंने जो लिखा है ना, रेड कलर से, इनलैंड और ओशनिक वाटरवेज, ये दो हमारे पास दो वो है, इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। ये मैंने इसीलिए रेड कलर करके दिया है ताकि आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, सबसे पहले ये इनलैंड वाला पढ़ेंगे। देखो, इन कंट्री ट्रांसपोर्टेशन इसके ज़रिए होता है, इनलैंड के ज़रिए इन कंट्री ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन कंट्री यानी इंडिया से इंडिया में ही, भले ही फिर वो समंदर के रास्ते केरला से जा रहा हो वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल से केरला जा रहे हो, या आपके गंगा हरिद्वार से उठाकर ये इलाहाबाद से उठाया और वेस्ट बंगाल तक पहुंचाया, किस गंगा में, है ना, रिवर गंगा, जिसको गंगा जी बोलते हैं ये। तो
हमारे हिंदू भाई जिसको गंगा जी बोलते हैं ना, रेस्पेक्ट के साथ बोलना पड़ता है ना। अच्छा जी, उसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन हो। लेकिन वो क्या करता है, इसको बोलते हैं इनलैंड। इनलैंड मीन्स यानी इनसाइड कंट्री का ट्रांसपोर्ट। इंडिया से इंडिया, इंडिया से इंडिया, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मगर विद इन इंडिया। ठीक है जी। ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये याद रखो, 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 14,500 किलोमीटर। और ये कंट्री की कितनी ट्रांसपोर्टेशन करती है, 1% इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी 1% ऑफ द इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन। बट इन विच वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना जी। इनलैंड यानी इंडिया के अंदर जितने भी वाटर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह, 1% उसका किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे पास वाटर्स के जरिए। बाकी कैसे होता है, रेलवेज रोडवेज के जरिए होता है कि नहीं। क्योंकि हर जगह हमारे पास इतने बड़े रिवर्स नहीं जाते हैं जिसमें ये शिप चले जाए फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, है कि नहीं। ऐसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है जी। अब ये इनलैंड वाटरवेज जो है ना, इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसको गवर्न कौन करता है, यानी उसके लिए एक अथॉरिटी है जो जो उसको गवर्न करती है। उस अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, IWAI। इसकी मैंने फिर फुल फॉर्म लिखी है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, ये याद रखो। ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के ज़रिए बनाई गई। और ये फंक्शनल कब हुई, एक साल के बाद 1986। आपको हर एक चीज़ जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाई है ना, किसी भी इन चार में से, उसमें अगर कोई एक्ट बना है ना, वो एक्ट फिर नेक्स्ट अगर 1986 में बना है, 1987 में फंक्शनल हुआ है। यानी एक साल एक्ट बना है, उसके बाद टाइम लगा थोड़ा, उसके बाद फंक्शनल नेक्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है जी। अर्लियर पहले हमारे पास 5 नेशनल वाटरवेज थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। 5 नेशनल वाटरवेज वो होते हैं जिन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा फोकस दिया था गवर्नमेंट ने। नाउ उसमें 2016 में क्या किया गया, और 106 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गवर्नमेंट ने, कहा इनको भी हम इंपॉर्टेंस देंगे, इनको भी हम वाटरवेज बनाएंगे। फिर ये आज के डेट में टोटल है 111 वाटरवेज। कितने हैं, 111 वाटरवेज। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पढ़ा है ना, इसमें डेफिनेटली 90% चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पर हमारे पास, फिर आता है हमारे पास ओशियनिक वाटरवेज। क्या आता है, ओशियनिक वाटरवेज। ओशियनिक क्या होता है, समंदर के जरिए। अब समंदर के जरिए वैसे भी उसमें भी होता है ऊपर वाले में, लेकिन वो कहाँ से होता है, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं उसके राउंड होता है, लेकिन वो होता है इनसाइड द कंट्री। लेकिन ये जो ओशियनिक है ये होता है कंट्री के बाहर से। क्या होता है, ये फॉरेन ट्रेड के लिए होता है। अब इंडिया का सी रूट कितना है, ये है 7517 किलोमीटर। कितना है, 7517 किलोमीटर। ये मैंने यहाँ रेड में लिखा है, ऊपर भी यही डिटेल लिखी हुई है ब्लैक में, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको याद रखा है ताकि आपको ये हाईलाइट जो हो जाए, जब ये रेड कलर आपको दिखे आपके दिमाग में थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ये यही याद रह जाए ज़्यादा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो, इस इंडिया का जितना ट्रेड होता है ना, फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया का जितना बाहर से आता है इधर चीज़ें आती है, उसका 95%, 95% वो सारा ट्रेड कैसे आता है, वो आता है आपके वाटरवेज के जरिए। और बाई वॉल्यूम कितना होता है वो, 70%। वॉल्यूम क्या होता है, साइज़। साइज़ के हिसाब से अगर कोई चीज़ है, उसका मतलब 70% वो चीज़ जो है ना, उसका 70% हिस्सा कैसे आता है, वाटर के जरिए आता है। वो 30% उसका जो इस हिस्सा है वो कैसे आता है, बाकी जैसे हमारे पास हो गया एयरवेज के जरिए आता है, यानी हल्का फुल्का। और जो बारी बारी आता है, बारी बारी मीन्स जिसका वेट ज़्यादा होता है और साइज़ जिसका ज़्यादा बड़ा होता है, वो कैसे आता है, वो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास वाटरवेज के ज़रिए। ठीक है जी। अब इंडिया में कितने, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की मैंने अभी आपको बात की, लेकिन ये 12 पोर्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको और 2 पढ़ाऊँगा, नीचे हम पढ़ेंगे 14 मेजर पोर्ट्स इंडिया के जो हैं। ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। मुझे लगा था 25 मिनट तक हम लेक्चर बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। देखो, अब देखो क्या होता है वाटरवेज के जरिए, कौन कौन सी मूवमेंट होती है, पैसेंजर मूवमेंट है। अब मुझे ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर मूवमेंट किसको बोलते हैं, पैसेंजर मूवमेंट कैसे होती है, कैसे होती है, शिप्स में होती है, क्रूज़ में होती है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मतलब इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक कंट्री से दूसरी जगह क्रूज़ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ लक्षद्वीप,
आइलैंड्स हैं ना हमारे पास केरला वाले साइड में। अच्छा जी, हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स है, हमारे पास और एक इधर एक आइलैंड और है अंडमान निकोबार। अब वहाँ हमारे पास ट्रकें भी जाती है, यहाँ भी ट्रकें जाती है। कहाँ से? यहाँ से मेन लैंड जो है इंडिया का, ने केरला से ट्रक्स को भर दिया जाता है बड़े बड़े शिप्स में, और लोगों को भी भर दिया जाता है, और वो पहुँच जाती है कहाँ पर ले जाता है? उनको लिया जाता है लक्षद्वीप, मैनिकॉय, है ना, ये जो आइलैंड्स हमारे हैं उन तक पहुँचाया जाता है। उसको भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। पैसेंजर मूवमेंट भी होती है, गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की भी मूवमेंट होती है। इसी तरह हमारे पास ट्रक्स लोड होती हैं या माल लोड होता है। कहाँ के लिए? हमारे पास हो जाता है लोड आपका अंडमान और निकोबार के लिए। आपने देखा होगा वहाँ भी ट्रक्स ऐसे ही भरी जाती हैं, और वो ट्रक्स वो पहुँचाई जाती है फिर वह कहाँ? अंडमान और निकोबार। ठीक है जी, ये हो गया पैसेंजर मूवमेंट। एक होता है पैसेंजर मूवमेंट, ऐसे किया जाता है। ठीक है जी, और क्या मूवमेंट किया जाता है? पैसेंजर मूवमेंट देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, कैरेज ऑफ व्हीकल्स प्रोबेबली रूल इन रोल मोड वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा एंड सिग्निफिकेंट नंबर फेरीज। फेरीज किसको बोलते हैं? वो बड़े बड़े शिप होते हैं जिसमें सिर्फ ट्रकें ही जाती है, माल से भरी हुई ट्रकें आई कश्मीर से पहुंच गई कन्या, उनको जाना है कहाँ पर? अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप और मनिकॉय। उनको क्या किया जाता है? वहाँ फेरीज होती है, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनमें उनको डायरेक्ट ट्रक ही चढ़ाया जाता है, ट्रक को ही पहुंचाया जाता है मैनिकॉय, लक्षद्वीप या आपका अंडमान और निकोबार। वहाँ वो ट्रक नीचे उतरती, फिर मेन रोड पर चली जाती है, और वो उस डेस्टिनेशन तक वो माल पहुंचाती है जहाँ तक उसको पहुंचानी हो। वापस आ जाती है गाड़ी वहाँ से खाली या कुछ और लोड करके आती है, वापस उसी फेरी में लोड किया जाता है, वापस मेन लैंड केरला या जहाँ उड़ीसा वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये बिल्कुल ईजी है। ये मैंने एक मैप यहाँ पर डाला है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वाटरवेज इंडिया के दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब वही 5 इंपॉर्टेंट दिखाए हैं जो 5 हमने पढ़ने हैं, जिन 5 के बारे में हमने याद रहना चाहिए। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पर ये है नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर पर बनी है, यानी गंगा रिवर के ऊपर चलती है, शिप्स चलती है जो ट्रांसपोर्ट करती है पैसेंजर्स को भी और गुड्स एंड सर्विसेज को भी ट्रांसपोर्ट करती है। ये है नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये कहाँ से है? ये फिलहाल आप इतना याद रखो, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 है यहाँ पर, ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। ये याद रखो, आगे डेस्टिनेशंस के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है जी। कार्गो मूवमेंट दूसरी, एक हो गया पैसेंजर मूवमेंट, दूसरी हमारे पास होती है कार्गो मूवमेंट। कार्गो में क्या भेजे जाते हैं? बड़े बड़े वो कंटेनर्स होते हैं, या जो मैं अभी ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, या लोड जितने भी होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो भर दिए जाते हैं। वो किस लिए? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं कार्गो शिप्स। कार्गो शिप्स हमारे पास होते हैं, और कार्गो प्लेन्स भी होते हैं, है ना, वो अलग होते हैं, उनकी वो खिड़कियाँ विड़कियाँ नहीं होती। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ कार्गो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को कैरी करते हैं, इसीलिए कार्गो हमारे पास शिप्स भी है। ठीक है जी। ये मैंने दिखाया आपको केरला में क्या करते हैं, लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये यूजुअली ये वाले शिप्स जो होते हैं ना, ये आपके जाते हैं, यानी मुंबई से वो एलिफेंटा केव्स है ना, वहाँ तक भी जाते हैं, या आपके केरला में जाते हैं, ये लक्षद्वीप, मैनिकॉय, वो जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ तक जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, ये मैंने और भी लिखा है इसको, इनलैंड मैंने आपको बता दिया, कोर्स ऑफ नेशनल वाटरवेज। ठीक है जी। ये हमारे पास 5 वाटरवेज ऑफ इंडिया जो हैं, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पर। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया, लेकिन यहाँ पढ़ाऊँगा आपको। देखो नेशनल वाटरवेज कहाँ कहाँ से बिगिन होते हैं। मैं नीचे से शुरू करूँगा, मैंने पहले 5th वाले से शुरू किया था ना, अब यहाँ से 1st से शुरू करूँगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये याद रखो, नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और किन से रिवर पर है, और साथ में इसकी लेंथ कितनी है। ये 4 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से शुरू होता है, जिसको आजकल प्रयागराज बोलते हैं, समझ में आ गया आपको, टू हल्दिया, जो हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है जी। कितनी लेंथ है? 1620 किलोमीटर। किस पर है? गंगा रिवर पर है। किस पर है? गंगा रिवर पर। याद रखने की ज़रूरत है, अगर गंगा याद रहता भी नहीं है, लेकिन ये याद ज़रूरी रखो कि कौन से कितनी लेंथ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 आपका शुरू होता है इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज नया नाम दिया गया है, और एंड कहाँ होता है?
यानी इलाहाबाद यूपी से शुरू होता है या प्रयागराज यूपी से शुरू होता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में ख़त्म होता है, 1620 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है जी। नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये कहाँ पर होता है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको पता है ना कहाँ है? असम से चलता है, आंध्र प्रदेश से चलता है, फिर वेस्ट आपका बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है जी। ये उस रिवर पर है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये सादिया टाउन से शुरू होता है टू दिब्रू इन द स्टेट, दिब्रूगढ़ आसाम है ना, वहाँ तक, सादिया से दिब्रू तक, सादिया से दिब्रू तक। ठीक है जी। उसके बाद आता है पब्लिक स्ट्रीम 3, यानी इसने पब्लिक स्ट्रीम 3 यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये नेशनल वाटरवे आप लिखेंगे या कोई बात नहीं, इसको भी ये भी यही है वो भी वही है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है साइड से शुरू होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से शुरू होता है। मैं ऊपर से फिर से मैप में जाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा पर चलता है, ये इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोलते हैं, इधर हल्दिया में ख़त्म हो जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये देखो ऐसे ऐसे चलता है ना, असम में ही चलता है, असम के शुरू से चलता है और जहाँ से असम ख़त्म होता है और उधर बांग्लादेश में चला जाता है। सादिया टाउन, ये यहाँ पर सादिया टाउन है, ये दिब्रूगढ़ है असम का। ठीक है जी, यहाँ तक। नेशनल वाटरवे नंबर 3 ये देखो, ये केरला में चलता है। कहाँ? केरला में चलता है, कोस्टल प्लेन्स के करीब करीब। कहाँ चलता है? कोस्टल प्लेन्स के, सॉरी कोस्ट्स के करीब, कोस्टल लाइन के करीब चलता है, यानी समंदर जो है ना किनारे किनारे चलता है ना। कि सर केरला में चलता है, केरला में समंदर के किनारे किनारे चलता है। ठीक है जी। उसके जबान नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये कहाँ चलता है? ये उड़ीसा से आता है। कहाँ तक? ये उड़ीसा से आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद थोड़ा तमिलनाडु तक भी आता है। ये कहाँ से चलता है? ये भी चलता है कोस्ट्स के करीब करीब। क्या चलता है? कोस्ट्स, यानी समंदर के किनारे के करीब करीब। एक आइडिया रखो दिमाग में, कौन सा वाटरवे कहाँ पर है। थोड़ा सा इंडिया का मैप 1-2 बार बनाओ और साथ साथ में ये भी बनाओ कहाँ कहाँ से ये वाटरवे चलती है, आपको खुद याद रह जाएगा। वाटरवे नंबर 5 कहाँ से चलता है? ये चलता है आपका वेस्ट बंगाल से ही शुरू होता है और उड़ीसा में एंड होता है। ये भी चलता है कोस्टल प्लेन्स के करीब करीब। क्या चलता है? सॉरी कोस्टल आइलैंड्स, कोस्टल्स के करीब करीब, कोस्ट्स के करीब करीब। इतना याद आप रखो। थोड़ा सा 5-6 बार ये मैप बनाओ, फिर ये भी बना दो और आपको याद रह जाएगा खुद। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो इसमें पूछे गए हैं। कहाँ? गंगा में जो वाटरवे चलता है वो कौन सा वाटरवे है? आप बोलोगे नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आप बोलोगे प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। उसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम आगे देखेंगे आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए। अच्छा जी, इनलैंड मैंने आपको पता है, इनलैंड वाटरवेज जो अंदर से समंदर इंडिया के अंदर ही चलते हैं ना, जितने भी ये वाटरवेज मैंने अभी आपको पढ़ाई ऊपर, ये सारे क्या है? इनलैंड वाटरवेज। कोर्स का है इनका, ये भी आपको पता है। कोर्स ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इधर लिंक भी लिखी है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 ओडिशा से वेस्ट बंगाल तक चलता है, यूटिलाइजिंग स्ट्रेच ऑन ब्रह्मनी स्ट्रीम, यानी समंदर के किनारे किनारे चलता है। ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी है? 623 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये कहाँ है? काकीनाडा से चलता है पौंडीचेरी तक। पौंडीचेरी के आपको मैंने पढ़ा है ना, अलग अलग कहाँ पर है, 4 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में इसके 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। कहाँ से शुरू होता है? उड़ीसा से शुरू होता है, फिर आंध्रा से फिर कहाँ आ जाता है? फिर आ जाता है ये पौंडीचेरी तक। ठीक है। इसी तरह पब्लिक स्ट्रीम 3 ये मैंने आपको बताया। नेशनल वाटरवे नंबर 3 सी रूट्स मैंने आपको बताया। सी रूट्स के इंडिया के बहुत सारे हैं। इंडिया से यूएस से जाता है, इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए शिप्स जाते हैं। ठीक है जी। और किस लिए जाते हैं? एक वो ज़्यादातर यूजुअली आजकल क्या होता है, क्रूज़ आते हैं, अगर उसमें पैसेंजर्स हो ना तब क्रूज़ आते हैं, वो लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। ठीक है जी। एन्जॉयमेंट के लिए, टूरिज़्म पर्पस के लिए आते हैं, समंदर के रास्ते से घूमते घूमते एंजॉय करते करते, है ना। और यूजुअली ज़्यादातर क्या आते हैं? कार्गो शिप्स आते हैं। क्या आते हैं? कार्गो शिप्स। और समंदर में ज़्यादातर सबमेरीन्स रहते हैं, और वो रहते हैं कहते हैं नेशनल डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। अब सी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दिया। ये सी पोर्ट्स इंडिया के कितने हैं? हमने पढ़ा 12, लेकिन मैं आपको और पढ़ाऊँगा। हम पढ़ेंगे 14, उनको आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन ये जो 12 है ना, जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, उनमें से थोड़ा हम ये देख लेते हैं। देखो कितने पोर्ट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पोर्ट हैं जो यहाँ पर है। इन 12 पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से थोड़ा सा इनको
और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 12 पोर्ट्स हैं इनमें क्या याद रखने की ज़रूरत है। देखो ये 12 पोर्ट्स हैं, मुंद्रा, कांडला या जामनगर पोर्ट ये गुजरात में आते हैं। क्या आते हैं? गुजरात में, याद रखो। मुंबई आता है, उसके बाद मुंबई में दो पोर्ट एक्चुअली आते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट। ठीक है जी, दोनों मुंबई में ही है। पिछली बार जब JK SSB का एक एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था मेरे ख्याल से अकाउंट्स असिस्टेंट, हाँ यस एग्जैक्टली अकाउंट्स असिस्टेंट का हुआ था ना, तो जिसकी अभी भी वो वेरिफिकेशन चलती हैं, प्रॉब्लम सारी। उसमें क्या हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो कहाँ पर है। जिस लड़के ने उस दिन ये मैप दिमाग में रखा होगा उसको खुद समझ में आ गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। अच्छा जी, उसके बाद मैंगलोर पोर्ट है, उसके बाद कोचीन पोर्ट है, टूटिकॉर्न पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम, पैरादीप है। पैरादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोलकाता और हल्दिया ये कहाँ पर है? ये दोनों आपका वेस्ट बंगाल में है। याद रखने की बात है, इंडिया में 4 आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं इन 12 में से। एक है मैंगलोर का पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। टूटिकॉर्न पोर्ट है, ये भी आपका क्या है, ये चेन्नई में एक ये क्या बोलते हैं इसे, तमिलनाडु में है। ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट भी आर्टिफिशियल पोर्ट है और विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये भी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर देखो, ये भी मैंने एक्सप्लेन क्यों किया है यहाँ पर छोटा सा। ये देखो मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोनों कहाँ पर हैं? मुंबई में है। और इसमें से इधर भी मैंने 12 के 12 दिए हैं, लेकिन जो मैंने नीचे और फिर आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए दिया है, जो रेड कलर वाले हैं ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, बाकी सारे क्या है? नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? जो कुदरती तौर पर बना हो, और आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसको फिर बनाना पड़ा हो, है ना, बनाना पड़ा हो मशीन्स के ज़रिए। ठीक है जी, ये हमारे पास कोस्ट्स हैं, समंदर कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी, 14 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। 14 मेजर सी पोर्ट्स अगर आप फिर से याद रखना चाहोगे, एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक चलती है? आप बोलेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1 1986 में बनाया गया। कब बनाया गया? ये चलता है वेस्ट बंगाल तक। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 1986 में बनाया गया। ये प्रयागराज यूपी से चलता है। ये चलता है हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, और इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। और ये किस रिवर पर है? आप बोलेंगे गंगा रिवर पर है। कहाँ है? गंगा रिवर। चलो जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर चलता है। ठीक है जी, ये कहाँ से चलता है? सादिया टाउन आसाम से लेकर कहाँ पर? डिब्रूगढ़ आसाम तक। डिब्रूगढ़ जो वेस्ट बंगाल में आता है, सॉरी वेस्ट बंगाल में आता है। इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। ठीक है जी, अब आ जाओ तीसरे पर, नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये क्या है? ये कोलाम में चलता है। कोलाम से चलता है कोटापुरम। कहाँ? केरला में ही चलता है। केरला में ही चलता है। इसकी लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर। ये समंदर के किनारे किनारे से चलता है, ये किसी रिवर के ऊपर से नहीं चलता है। ठीक है जी, नेशनल वाटरवे नंबर 4, इसकी लेंथ कितनी है? 1078 किलोमीटर। समझ में आ गया? ये चलता है गोदावरी रिवर जो है, कृष्णा रिवर जो है, जो हमारे साउथ इंडिया में है, और ये क्या है? उन रिवर्स से चलता है। और साथ में कुछ शिप्स में, ये सी में भी इसका कुछ एरिया है, यानी बहुत सारे जो रिवर्स हैं हमारे पास, उनमें छोटे छोटे शिप्स चलते हैं। ये जो गोदावरी का कृष्णा है, इनमें शिप्स आते हैं। और थोड़ा सा इसका हिस्सा है वो क्या है? समंदर के किनारे किनारे भी चलता है ना, साहिल के किनारे किनारे भी चलता है, जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ के किनारे किनारे भी चलता है। ये सब मिलाकर बनाता है ये नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है सर 1078 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स में चलता है? ये चलता है आपका आंध्रा, तेलंगाना, और चलता है आपका तमिलनाडु, और चलता है आपका पुडुचेरी में। ठीक है जी, इन 4 स्टेट्स के थ्रू चलता है, एक यूटी में से। ठीक है जी, नेशनल वाटरवे नंबर 5 पर आ जाते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 5, इसकी लेंथ कितनी है? आपको होगी, इसकी लेंथ है 558 किलोमीटर, 558 किलोमीटर। ब्राह्मणी माती रिवर्स,
अब ये कौन से रिवर्स के ऊपर से चलता है? ब्राह्मणी रिवर एक आपको पढ़ा है, BRAHMEN, ब्राह्मणी। और दूसरा है मुताई, MAT, मोताई रिवर। और कुछ सी में भी इसका हिस्सा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है? अगर ये रिवर याद नहीं रहता है, लेंथ याद रखो, 558 किलोमीटर। ये चलता है आपका वेस्ट बंगाल से लेकर कहाँ तक? वेस्ट बंगाल से ओडिशा तक। ठीक है जी, यहाँ तक आपको याद रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं पोर्ट्स ऑफ मुंड्रा। सबसे पहले देखते हैं 14 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 14 में सबसे पहले कहाँ है? नवा सेवा पोर्ट। क्या है? नवा सेवा पोर्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। इतना मैं बताऊंगा आपको, बाद में आप बाकी सब खुद पढ़ना, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर है। मैंने आपको बताया ना, यही सबसे पहला MCQ आपका बना था, ये आपका अकाउंट्स असिस्टेंट में। अब ये क्या? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? ये मैंने पहली लाइन में लिखा है, ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अब इस बार अगर क्वेश्चन उल्टा किया जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? आप बोलेंगे नवा सेवा पोर्ट। क्या है? नवा सेवा पोर्ट। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है जी। इस पे बाद है पोर्ट ऑफ मदुरा। क्या है? पोर्ट ऑफ मदुरा। ये सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है जी। विथ एनुअल ट्रैफिक ऑफ 4, ये को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना याद रखो। और एक पोर्ट है हमारे पास जो सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है, वो कौन है? पोर्ट ऑफ मुंद्रा। ठीक है जी, याद रखने की इतनी ज़रूरत है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट क्या है? ये आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारे पास। ठीक है जी, थर्ड बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है कोलकाता पोर्ट हमारे पास। ठीक है जी, कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है जी। VO चिदम्बरनार पोर्ट, ये क्या है? VO चिदम्बरनार, चिदम्बरनार, कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे। पोर्ट एल्सो नोन एज टूटिकान पोर्ट, ये कहाँ पर है हमारे पास? ये भी हमारे पास तमिलनाडु में है। ठीक है जी। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पर आता है? ये आपका गुजरात में आता है। फॉलोइंग इन बैक इन 1950s ओडिशा पोर्ट्स इन वाज कंस्ट्रक्टेड बैक इन 1950s वाज इंडो पाक पार्टीशन। अच्छा ठीक है जी, ये सबसे पुराने पोर्ट्स हुआ करते थे ये गुजरात के। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मुंबई पोर्ट है, ये भी मुंबई पर है। ठीक, मुंबई में ही है। अच्छा, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी। डॉल्फिन नोज शेप होती है इसकी, डॉल्फिन शेपड है या डॉल्फिन नोज शेपड है ना इस पोर्ट का। इसके साहिल में एक छोटी सी पहाड़ी है, वो ऐसी है, ये डॉल्फिन नोज जैसी है, तभी इसको डॉल्फिन नोज जैसे बोलते हैं। किसको? विशाखापट्टनम। इतना याद रखो। कोचिन पोर्ट कहाँ पर है? आपको हो गया केरला में है। ठीक है जी, समझ में आ गया। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है जी। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है जी। अच्छा, इनूर पोर्ट, इनूर पोर्ट लिमिटेड हैविंग किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, इट इज़ कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेशन, ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका तमिलनाडु में है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मरमोगो फोर्ट कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है जी। यूजुअली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट शिप किए जाते हैं। केरला और गोवा वाले पोर्ट जो है ना, इनमें शिप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है जी। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, और ये दूसरा हो गया आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इतना कुछ। अब हमारे पास अथॉरिटीज़ है। एक होता है ओशियनिक, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो उसके लिए अलग अथॉरिटी डील करती है, इसके लिए अलग करती है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया क्या है? ये कब बनाई गई? याद रखो, ये बनाया गया 1985 में, एक्ट में। IC इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट 1985, उसके ज़रिए बनाया गया। फिर फंक्शनल कब हुई? 27 अक्टूबर 1986 फाउंडेड, यानी बनाई कब गई। फिर उसके बाद ये चलने लगी। हेड क्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है इसका। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जलाल शरोर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बदल भी सकता है। किसके अंदर आते हैं ये सारे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवेज। ठीक है जी, ये देखो, ये इसका लोगो है। 111 वाटरवेज है अब इंडिया में, टोटल 106 नई ऐड की गई है। विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरवे इन इंडिया? लार्जेस्ट कौन सी है? जिसको बोलते हैं गंगा भागीरथी हुगली, यानी जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, वो सबसे बड़ी है। कहाँ से लेकर कहाँ चल सकती है? 1620 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एडवांटेजेस क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लेस। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस है। क्यों लेस है मेंटेनेंस कॉस्ट? क्योंकि सर कोई रोड नहीं बनाना पड़ता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शिप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ थोड़ा सा पोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो रोड्स नहीं बनाने पड़ते हैं ना एक मुल्क से दूसरी मुल्क तक। कंपेरेटिव लेस एक्सपेंसिव दैन द रेल रोड ट्रांसपोर्ट। ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेल और रोडवेज से थोड़ा सस्ता है ये। गुड्स, हैवी गुड्स यानी सबसे बड़ी गुड्स जो रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, वो इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं। डिफेंस फ्रॉम नेवियल वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज इन डिफेंस इन द फॉर्म ऑफ नेवी। यानी नेवी के पास जितने भी हमारे पास वो शिप्स है ना, वो क्या करती है? कंट्री को डिफेंस करती है। यानी अब डिफेंस का भी ये काम करती है। वाटर वेज, ठीक है जी कि नहीं। इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में भी काम करती है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेविगेशन बिकम्स डिफिकल्ट ड्यूरिंग मूनसून। देखो अब मौसम ख़राब होता है ना, शिप्स को रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो एरोप्लेन्स के साथ भी कभी कभी थोड़ा होता है, लेकिन शिप्स को रास्ता मिलता है, इधर इधर भटक भी जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस, या किसी और कंट्री में चला गया या चोरों वोरों ने पकड़ लिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स स्लो इन रेलवेज और रोडवेज। रोडवेज खैर छोड़ो, ऑफ एयरवेज से थोड़ा सा स्लो है ये। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनके लिए क्या है? रोडवेज और रेलवेज अच्छे हैं। इसके लिए ये क्या है? ये हैवी चीज़ क्या करती है? ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए ये हैवी बिजनेस के लिए सूट करता है, ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए सूट नहीं करता है। ठीक है जी, इतने इसके से ये हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फाउंडेड इन इंडिया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, ये कुछ मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ाई है। कोस्टल, इसकी भी लेंथ मैंने बताई है कितनी है। ऊपर मैंने रेड कलर में जो पढ़ा है ओशियनिक ट्रांसपोर्ट, ओशियंस के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो विद दिस आज का लेक्चर हम एंड करेंगे यहाँ पर। और लास्ट पर फिर से एक बार कहूँगा कि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मुझे 1 महीना और चाहिए, तब तक मेरे लेक्चर आस्ते आस्ते या थोड़ा सा कम या ना ही आए। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह वंस आई विल गेट सेटल एट माई ओन प्लेस, आई विल जस्ट एवरी डे आई विल ब्रिंग द लेक्चर्स फॉर यू। ठीक है जी, तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।